तो मित्रों, आज हम इस लेक्चर में आपको पौधों में प्रणालीगत अर्जित प्रतिरोध या सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इन प्लांट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको हम आसान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रपाल सचान है और मैं आपका स्वागत अपने चैनल लेक्चर एट बॉटनी पर करता हूं। और साथियों, ये जो कोर्स है, ये जो लेक्चर है, तो प्लांट पैथोलॉजी, बॉटनी और एग्रीकल्चर में बीएससी और एमएससी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो अब हम देखते हैं कि सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होती क्या है। तो इसकी तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण देखते हैं। पहला तो ये है कि सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये एक इंड्यूस्ड डिफेंस या जो है प्रेरित प्रतिरक्षा तंत्र का एक मैकेनिज्म होता है, जिसमें पौधों में बहुत समय तक चलने वाली या लॉन्ग प्रोटेक्शन दिया जाता है। और ये बहुत तरह के बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस के अगेंस्ट होता है और ये पूरे पौधे में जो है विस्तारित हो जाता है। और लॉन्ग लास्टिंग का मतलब यहाँ ये हो गया कि 4 दिन के लिए या 1 सप्ताह के लिए या 1 महीने के लिए या पूरी फसल की पूरी पीरियड के लिए, जितनी अवधि की फसल होती है तब तक के लिए रेजिस्टेंस जो है इंड्यूस हो सकती है। और दूसरा क्या है कि सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस के लिए सैलिसिलिक एसिड और उसके जो कुछ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, और जो कि पौधे के अंदर पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स या जो रक्षा तंत्र को बढ़ाने वाली, मजबूत करने वाली जो प्रोटीन्स हैं, तो उनका सिंथेसिस होता है। और ये पीआर प्रोटीन्स क्या करते हैं कि पौधों में जो है रेजिस्टेंस पैदा करते हैं या प्रतिरोध पैदा करती हैं। तो जब पौधा ईएसएआर स्टेट में होता है तो क्या होता है कि ये जो है ये प्राइम्ड होते हैं या सेंसिटाइज्ड होते हैं। काहे के लिए कि जहां पैथोजन ने अटैक किया तो इन्होंने तुरंत अपना रक्षा तंत्र जो है एक्टिव कर दिया। और फिर क्या होता है कि जब रक्षा तंत्र एक बार एक्टिव हो गया तो फिर जब सेकेंड टाइम पैथोजन को ये अटैक करता है तो उसका जो है अटैक सफल नहीं होता है, इन्फेक्शन वो नहीं कर पाता। अब हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो फ्रैंक रॉस नाम के साइंटिस्ट थे, ए फ्रैंक रॉस, 1961 में उन्होंने पहली बार ये जो है टर्म कॉइन किया था, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये टर्म कॉइन किया था। और वो जो है तंबाकू पर काम कर रहे थे, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो मोज़ेक वायरस लगता है। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर टीएमवी के एविरुलेंट स्ट्रेन से तंबाकू के पौधे को एक बार ट्रीट कर दिया जाए तो फिर क्या होता है कि उसमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो सिर्फ टीएमवी का ही नहीं बल्कि टोबैको निक्रोसिस वायरस और दूसरे बैक्टीरियल पैथोजेंस ये भी जो है उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की रेजिस्टेंस जो पैदा हुई उसका नाम उन्होंने, फ्रैंक रॉस साहब ने, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस रखा। और तीसरा क्या है कि जैसे अब रे व्हाइट ने 1979 में ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था या ये दिखाया था कि सैलिसिलिक एसिड और कुछ ब्यूटारिक एसिड के डेरिवेटिव्स ये जो है पौधों में एक तो रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं और ये पीआर प्रोटीन के सिंथेसिस को भी पौधे में प्राइम कर सकते हैं। इसके बाद जो है जैसे की वॉन लून इन 1982, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो है पौधे के अंदर जब एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स या पीआर प्रोटीन्स इकट्ठा होने लगती हैं तो ये जो है पौधे में एसएआर या सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इंड्यूस कर देती हैं। और आपके इंटरेस्ट के लिए एक चीज और बताऊं कि सन 1995 में और सन 2000 में
राइस और अरेबिडोप्सिस में जो माइक्रोब्स के जो सिग्नेचर्स हैं, कंजर्व सिग्नेचर्स हैं करोड़ों साल से, क्या हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया तो फ्लैजलिन हो गई, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हो गई, पेप्टिडोग्लाइकान्स हो गए, ये क्या होते हैं, कंजर्व माइक्रोबियल सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये जो है कंजर्व माइक्रोबियल सिग्नेचर्स की उन्होंने पहचान किया, और उन्होंने प्लांट में जो इसके रिसेप्टर होते हैं कंजर्व माइक्रोबियल सिग्नेचर्स के, उनकी पहचान की गई। और एक मुख्य बात ये कि ये जो है, जो SAR होता है, जो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये बायोट्रॉफिक प्लांट पैथोजेंस और हेमी बायोट्रॉफिक प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है, लेकिन ये नेक्रोट्रॉप्स के अगेंस्ट काम नहीं करता है। जो सैप्रोफिटिक जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट काम नहीं करता है। ये बायोट्रॉप्स, जो कि बायोट्रॉप क्या होते हैं कि ये वो पैथोजन होते हैं जो पैथोजन पर आक्रमण करने के बाद पौधे को मारते नहीं है, उस हिस्से को मारते नहीं है, वो धीरे धीरे करके अपना न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं, लेकिन पौधा जिंदा रखते हैं, धीरे धीरे कमजोर करते रहते हैं। और सैप्रोफिटिक पैथोजेंस क्या होते हैं, दे किल द होस्ट इन एडवांस, कि वो सैप्रोफिटिक या नेकोट्रोफिक पैथोजन वो पौधे को आक्रमण करके पहले मार देते हैं, तब उसका जो है न्यूट्रिशन उससे लेते हैं। तो अब हम आते हैं कि ये सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या होता है। सपोज ये आपका पौधा है, तो इस पौधे पे मान लीजिए कि इस बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया। इस बैक्टीरिया को अटैक करने के बाद क्या होता है कि दो तरह की इम्यूनिटीज, एक को PTI बोलते हैं, जो पैथोजन पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, और दूसरा ETI बोलते हैं। तो ये दो तरह की इम्यूनिटीज जो है इसमें पैदा होती हैं। और ये इम्यूनिटीज फिर क्या होता है कि पूरे पौधे में जो सिग्नल, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ ही पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सिस्टेमिक सिग्नलिंग होती है। जब पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तब क्या हुआ कि पत्तियों में या पौधों में सैलिसिलिक एसिड का सिंथेसिस होता है, और सैलिसिलिक एसिड डायरेक्टली सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस पैदा करता है, या फिर ये प्लांट्स को प्राइम करता है कि वो PR प्रोटीन्स का सिंथेसिस करें। जो SAR प्रोटीन्स या PR प्रोटीन्स, ये क्या होती हैं, पौधे में रक्षा तंत्र को मजबूत करने वाली प्रोटीन्स होती हैं। और ये PR प्रोटीन्स सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। तो जो सेकेंड टाइम जो है, जब किसी पैथोजन का इन्फेक्शन होता है, तो वो जो है इन्फेक्शन कर नहीं पाता है, जो कि पौधे रेजिस्टेंट स्टेज में है। तो इसको बोलते हैं SAR। ब्रीफ में ये हमने बताया, आगे डिटेल में देखेंगे। तो SAR जो होता है वो 4 फेजेज में होता है। तो पहला फेज है इंडक्शन फेज। इंडक्शन फेज में PTI और ETI इम्यूनिटीज जो है इंड्यूस होती हैं, और ये कब होती हैं, जब पौधे में प्राइमरी इंफेक्शन पैथोजन का हो जाता है। और सेकेंड है सिग्नल प्रोपगेशन। सिग्नल प्रोपगेशन में क्या होता है कि PTI और ETI जो इम्यूनिटी होती हैं, तो ये जो है मूव करती हैं मॉलिक्यूलर सिग्नल्स के साथ, और पूरे पौधे में ये फैल जाती हैं। और तीसरा होता है एस्टेब्लिशमेंट फेज, जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड का बायोसिंथेसिस होता है। सैलिसिलिक एसिड हो गया और उससे रिलेटेड मेटाबोलाइट्स हो गए। और चौथा मैनिफेस्टेशन फेज है, जिसमें कि SAR या सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इंड्यूस होती है। वो कैसे, सैलिसिलिक एसिड या तो डायरेक्टली इंड्यूस करता है, या पौधे को प्राइम कर देता है कि वो PR प्रोटीन्स का सिंथेसिस करे। इस तरह से ये 4 फेजेज में सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इंड्यूस होती है। कौन सा, इंडक्शन, देन सिग्नल प्रोपगेशन, देन एस्टेब्लिशमेंट, और चौथा मैनिफेस्टेशन। अब हम सबसे पहले इंडक्शन फेज देखते हैं। तो इंडक्शन फेज में क्या होता है कि ये जैसे पौधे में या पत्तियों पर प्राइमरी इंफेक्शन हो गया, किसी पैथोजन ने किया, तो फिर क्या होता है कि चूंकि पौधों का और पैथोजेंस का करोड़ों साल का संबंध है, तो वो क्या करते हैं कि जो इसके जो कंजर्व माइक्रोबियल सिग्नेचर्स होते हैं पैथोजन के, तो वो पहचान जाते हैं। जब वो पहचान जाते हैं तो प्लांट के जो रिसेप्टर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं इन जो है पैटर्न्स को, हैं, इसको PAMPs भी बोलते हैं, MAMPs भी बोलते हैं। MAMPs मीन्स माइक्रोबियल एसोसिएटेड
या माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, ठीक, और पीएमपी पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो ये कंजर्व माइक्रोबियल सिग्नेचर क्या है, जैसे बैक्टीरिया का फ्लैजलिन हो गया, लाइपोपाइलोसैकेराइड्स हो गए और पेप्टिडोग्लाइकान्स हो गए। तो एक बार जब पौधे के रिसेप्टर ने रिकॉग्नाइज कर लिया जब इन माइक्रोबियल सिग्नेचर्स को, तो फिर क्या होता है कि पीएमपी ट्रिगर्ड इम्यूनिटी पौधे में पैदा हो जाती है, जिसको हम पीटीआई बोलते हैं। अब जो है पैथोजन भी बहुत होशियार, वो क्या करता है कि इस जो है पीटीआई को इनकाउंटर करने के लिए इफेक्टर्स जो है प्रोड्यूस करता है। तो ये इफेक्टर्स क्या करते हैं, इस पीटीआई को या जो पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी है तो उसको वो सप्रेस कर देते हैं या दबा देते हैं या कमजोर कर देते हैं। तो इस तरह की जो ससेप्टिबिलिटी पौधे में आती है तो उसको कहते हैं इंडक्शन ऑफ इफेक्टर्स ट्रिगर्ड ससेप्टिबिलिटी, या इसको ईटीएस बोलते हैं, इफेक्टर्स ट्रिगर्ड ससेप्टिबिलिटी। और पौधा भी बहुत होशियार पैथोजन से, ये चूहे बिल्ली का खेल पौधे और पैथोजन के बीच में चलता रहता है। तो फिर पौधों में जो आर जीन्स होते हैं, जो रेजिस्टेंस रिलेटेड जीन्स हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो है पौधे के इनको इफेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब न्यूट्रलाइज कर देंगे तो इसके बाद क्या होता है कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन होता है तो वहां की सेल्स मर जाती हैं। तो प्रोग्राम सेल डेथ या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, पीसीडी और एचआर। तो ये जो है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ये स्टैकमैन साहब ने ये फिनोमेना जो है खोजा था। और इसके बाद क्या होता है, पौधों में इफेक्टर्स ट्रिगर्ड इम्यूनिटी या ईटीआई इंड्यूस होती है। तो इंडक्शन फेज में हमने देखा कि ये दो तरह की इम्यूनिटी, नंबर एक पीटीआई और नंबर दो ईटीआई, ये दो तरह की इम्यूनिटीज होती हैं। अब हम आते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर सिग्नल्स हैं तो वो इम्यूनिटीज को किस तरह से पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मान लीजिए ये पौधा है और ये हमारी पीटीआई और ईटीआई इंड्यूस हो गई, तो मॉलिक्यूलर सिग्नल्स फ्लोएम के थ्रू, पौधे में फ्लोएम के थ्रू जो है ट्रेवल करते हैं और अपने साथ पीटीआई और ईटीआई को लेकर के ट्रेवल करते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे पिपकोलिक एसिड हो गया, इसके बाद जो है पिपकोलिक एसिड के बाद आपका डिहाइड्रो एबिटिनॉल हो गया, डीए के नाम से जानते हैं, और तीसरा मॉलिक्यूल एजेलिक एसिड हो गया, एजेडे, चौथा मॉलिक्यूल मान लीजिए ग्लिसरॉल 3 फास्फेट हो गया, और पांचवा मॉलिक्यूल आपका हो गया मिथाइल सैलिसिलेट, और छठा मॉलिक्यूल्स हो गया मोनोटर्पीन्स। और ये जो पीले वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये अनआइडेंटिफाइड सिग्नल्स हैं, ये अननोन सिग्नल्स हैं। तो ये तो फ्लोएम के थ्रू चले गए, लेकिन अब मान लीजिए मिथाइल सैलिसिलेट है तो ये वोलेटाइल नेचर का होता है, तो ये एयर के थ्रू भी ट्रेवल करके और पौधों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी तरह मोनोटर्पीन्स है, ये भी जो है वोलेटाइल होती है, और ये भी मोनोटर्पीन्स भी काहे से पहुंचते हैं, ये एयर के थ्रू पहुंचते हैं। तो इस तरह से सिग्नल मॉलिक्यूल्स फ्लोएम के थ्रू या थ्रू एयर पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो इसके बाद सैलिसिलिक एसिड का बायोसिंथेसिस होता है। सैलिसिलिक एसिड, चूंकि सैलिसिलिक एसिड ही पौधों में एसएआर इंड्यूस करता है तो इसका सिंथेसिस होता है। तो अब नेक्स्ट आते हैं कि जो तीसरा फेज होता है उस सैलिसिलिक एसिड का बायोसिंथेसिस वो कैसे होता है। पौधे में जो सिग्मिक एसिड पाथवे होता है उससे जो है सैलिसिलिक एसिड का बायोसिंथेसिस होता है। तो कोरिस्मेट नाम का जो ये बायोकेमिकल है, जो प्रोडक्ट है, तो ये कोरिस्मेट कॉमन प्रिकर्सर की तरह यूज किया जाता है ये सैलिसिलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए। और जो आईसीएस एंजाइम होता है, तो आईसीएस एंजाइम क्या करता है, कोरिस्मेट को आइसोकोरिस्मेट में बदल देता है, और आइसोकोरिस्मेट जो है आईपीएल एंजाइम की जो है सहायता से ये सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और सैलिसिलिक एसिड क्या करता है कि फिर पौधे में एसएआर
इंड्यूस करता है। तो पौधे में ज्यादातर जो सैलिसिलिक एसिड बनता है तो इसी आईसीएस पाथवे से या आईपीएल पाथवे से ही बनता है। और दूसरा क्या है, दूसरा है पीएल पाथवे। पीएल पाथवे क्या होता है, इसमें जो है फिनाइल एलानाइन अमोनिया लाइएज नाम का एंजाइम काम करता है और ये फिनाइल एलानाइन को ये सिन्नामेट या ट्रांससिन्नामिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और ये सिन्नामेट जो है क्या होता है, बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाता है। और एक एंजाइम होता है BA2H, तो ये बेंजोएट को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो सैलिसिलिक एसिड है तो ये मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इसको मिथाइल सैलिसिलेट में कन्वर्ट कर सकता है और मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम मिथाइल सैलिसिलेट को या MESA को दोबारा से सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सिंथेसिस पाथवे हो गया। तो ये जो PAL पाथवे है इससे कुछ कम मात्रा में बायोसिंथेसिस होता है। मेन पाथवे है IPL या ICS पाथवे। तो ये जो है मैंने आपको बताया, ये जो क्रिटिकल एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ICS, IPL, PAL, BA2H ये लिखा हुआ है। तो अब आते हैं चौथा मैनिफेस्टेशन फेज कि अब जो है बायोसिंथेसिस भी हो गया सैलिसिलिक एसिड का। फिर सैलिसिलिक एसिड कैसे पौधों को प्राइम करते हैं कि वो PR प्रोटीन्स का सिंथेसिस करें और कैसे SAR इंड्यूस होती है, ये मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है कि ये जो सैलिसिलिक एसिड है और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इनका पौधों में DG डिपेंडेंट मैनर से सिंथेसिस होता है, SA का और NO का, दोनों का। फिर SA जो है NPR1 जीन होता है वो एक्सप्रेस होता है और SA डायरेक्टली जो है ये जो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। और दूसरा क्या मैकेनिज्म होता है कि ये जो है, चूंकि हमने बताया कि NO भी DG डिपेंडेंट मैनर से सिंथेसाइज होता है, तो ये क्या करता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के साथ मिल करके MgDG और DgDG ये क्या होते हैं, ये लिपिड्स होते हैं। MgDG मोनोगैलेक्टोसिल डायसिल ग्लिसरॉल और DgDG क्या होता है, डाइगैलेक्टोसिल डायसिल ग्लिसरॉल। तो ये जो है इन लिपिड्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो इन लिपिड्स में जो C9 पोजीशन होती है वहां पे फैटी एसिड्स पे को ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो फिर क्या बनता है, एजेलाइक एसिड। एजेलाइक एसिड बनता है और एजेलाइक एसिड जो है ये दो तरह के एंजाइम्स हैं। ये जो है GK हो गया जो ग्लिसरॉल काइनेज और G3PDH, ये दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। तो ये एजेलाइक एसिड को G3P में या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो है G3P जो है सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस पौधों में इंड्यूस कर देता है। तो ये दो, एक तो SA ब्रांच हो गई और एक NO ब्रांच हो गई। दो तरह से ये जो है रेजिस्टेंस पौधे में जो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है वो इंड्यूस होती है। अब जो है ये जो दो तरह के ये जो जीन्स हैं DIR1 और AZI1, तो ये दो तरह के एंजाइम्स क्या करते हैं कि इनकी जरूरत G3P के बायोसिंथेसिस में भी पड़ती है और इनको G3P की जरूरत पड़ती है अपने ट्रांसक्रिप्ट को मेंटेन रखने के लिए और G3P बायोसिंथेसिस में भी ये जो जीन्स है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से और जो है आगे क्या होता है कि ये जो है EDH1 क्या करता है, EDH1 एजेलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड के स्तर को मेंटेन किए रहता है और ये जो है जो NPR1 जीन है तो वो जो है नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोसाइलेट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड NPR1 जीन को नाइट्रोसाइलेट करता है। नाइट्रोसाइलेशन क्या होता है कि जब मोइटी
नाइट्रिक एसिड अपनी नाइट्रोसिल मॉइटी को किसी दूसरे पर कर देता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रोसाइलेशन। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म है और इससे जो है क्या होता है कि जो है ये एसएआर या सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इंड्यूस हो जाती है। तो इसमें बहुत चक्राने की जरूरत नहीं, आप ये देख लीजिए कि डीजी डिपेंडेंट मैनर से सैलिसिलिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड दो का ये होता है। तो सैलिसिलिक एसिड NPR1 जीन एक्सप्रेस होता है और वो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड से जो है इंड्यूस हो जाती है। और दूसरा क्या है, यनो ब्रांच है और यनो का क्या करेगा, ROS या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के साथ मिलकर के MgDG और DGDG ये जो लिपिड्स होते हैं इनमें जो C9 जो कार्बन पोजीशन होती है उसको ऑक्सीडाइज करके और फैटी एसिड्स को ये जो है ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो इस तरह से एजेलिक एसिड बनता है। एजेलिक एसिड GK और G3PDH जो दो एंजाइम्स हैं तो ये जो है इसको G3P में कन्वर्ट कर देते हैं और G3P जो है ये जो है SAR या सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस मेंटेन करता है, इंड्यूस करता है। अब ये G3P का स्तर मेंटेन है, इसके लिए जो DIR1 और AZI1 दो एंजाइम्स हैं तो ये काम करते हैं, सॉरी दो जो जीन्स हैं तो ये काम करते हैं। तो ये जो है दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। ये अगर G3P अपने बायोसिंथेसिस के लिए DIR1 और AZI1 पे डिपेंडेंट है तो ये दोनों जो जीन्स हैं तो ये अपनी ट्रांसक्रिप्ट को मेंटेन रखने के लिए G3P पे डिपेंडेंट है। तो ये हमने जो है जितने भी तरह के इसमें जो बायोकेमिकल्स हैं पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइम्स हैं, तो उनका हमने ये सब इनका लिख रखा है कि यनो हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो अब जो है बात आती है कि ये जो SAR है तो अभी तक प्रैक्टिकल यूज क्या हुआ। तो एक फंजीसाइड जो कि रियल में फंजीसाइड नहीं है, एसीबेंजोलेर एस मिथाइल, ये फंजीसाइड है जो कि जिसका की खोज हुई और डायरेक्टली किसी पैथोजन को नहीं मारता है, किसी मतलब फंगस को नहीं मारता है। इसमें क्या करता है कि ये जो है पौधे में रेजिस्टेंस इंड्यूस करता है और जो है पैथोजन का इन्फेक्शन पौधे में नहीं हो पाता है। तो ये क्या होता है कि सबसे पहले ये प्रोपेस्टिसाइड जिसको हमने एसीबेंजोलेर एस मिथाइल बोला, तो ये सबसे पहले 1,2,3 बेंजोथायाडाजोल 7 कार्बोक्सिलिक एसिड इस केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो है फिर मिथाइल सैलिसिलेट में कन्वर्ट हो जाता है MeSA में। और अभी हमने बताया था कि MeSA जो है मिथाइल एस्टरेज नाम के एंजाइम से सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और सैलिसिलिक एसिड पौधे में एक्वायर्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो ये एक SA है जिसमें SAR का डायरेक्ट मतलब जो है उसके बेस पे कोई प्रोडक्ट बनाया गया, कोई पेस्टिसाइड बनाया गया। तो साथियों धन्यवाद।